हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार इतिहास को सामान्यतः हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश था, तीसरा सल्तनत काल में बिहार, और चौथा अफगान शासन में बिहार, पांचवा मुगल काल में बिहार क्या था, और सिख धर्म का जो हिस्सा बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, तो तुर्क शासन में बिहार से हम लोग शुरू करते हैं। तुर्क शासन की आरंभ बख्तियार खिलजी से हुआ था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। नेक्स्ट, अब दूसरा आते हैं स्थानीय वंश। स्थानीय वंश में कौन सा? कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश कहाँ के थे? इनका ज़्यादातर क्षेत्र मिथिला था। मिथिला जो कि उत्तर बिहार में है। उत्तर बिहार का कुछ रीजन है। पाल वंश के पतन के दौरान बिहार तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान, जो कि 1324 से 1325 के बीच हुआ था, के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाटक वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नान्यदेव। बख्तियार खिलजी के समय जो कर्नाट वंश का शासक था वो था नरसिंह देव, और उसके बाद गयासुद्दीन के समय जो शासक था वो था हरि सिंह देव। उसके बाद है सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तो अनुदान किसने दिए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाता था। इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज उस सिराज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख
किया गया है। चौथा है अफगान शासन में बिहार। अफगान शासन में मूलतः शेर शाह सूरी ही था। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक अथवा राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम था हसन खां। ये सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। बहार खां नुहानी, बहार खां नुहानी कौन था? दरिया खां नुहानी का पुत्र था, को शेर खां की उपाधि थी। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि थी। इसने एक शेर मार दिया था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद धारण की थी। फिर आता है 1540 ईस्वी में कन्नौज यानी बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। फिर 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया, 43 में रायसीन और 44 में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु 1545 में हुई। कब? कालिंजर अभियान के दौरान। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। जब वह जीवित था तभी उसने अपना मकबरा का निर्माण शुरू कर दिया था। यह इंडो इस्लामिक पद्धति पर आधारित था। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। उसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल में बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई उसे देखते हैं। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। अकबर ने पटना को कब जीता था? तो 1576 ईस्वी में। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। किसे गवर्नर बनाया गया? मुनीम खां को। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति यानी 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था।
मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति, सूबेदार या यूँ कहें राज्यपाल नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया। उत्तर मुगल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। 1713 में हुआ फर्रुखसियर का, 1761 में हुआ शाह आलम द्वितीय का। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी के बाद होती है तो मुगल की सत्ता कमज़ोर हो जाती है और बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध जो कि 1740 में हुआ था में सरफराज खां को पराजित कर दिया। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर दिया गिरिया के युद्ध में और बंगाल का नवाब बन गया। यहाँ बंगाल से मतलब है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। उसके बाद आता है सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना हुई 1699 ईस्वी में। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो हमारे यहाँ पे जो थियोरी पार्ट है वो ख़त्म होता है। और जो भी हमने थियोरी पढ़ा उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो पहले के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हमने तुर्क शासन में बिहार पहला टॉपिक पढ़ा था, तो उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो ये उदंतपुरी थी। उदंतपुरी के बाद उसने नालंदा पे किया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1198 में हुई थी, हमने अभी पढ़ा। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय किसे बनाया था? ये बिहार शरीफ को बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? उस समय देवपाल प्रथम था, इसमें से कोई नहीं। उस समय इंद्रयुम्न पाल था, ऑप्शन बी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, हमने पढ़ा थ्योरी में। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमीन आरिफ। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था मिथिला के कर्नाट वंश, उससे संबंधित प्रश्न। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो ये सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक हरि सिंह देव के समय में हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का था।
तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो ये है धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया, दोनों ही हैं। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो यह राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? यह हरि सिंह देव था। इसी ने पंजी प्रबंध शुरू किया था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? शुरू किया था हरि सिंह देव ने और मुख्य रूप से विकसित हुआ था, हरि सिंह देव ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद आता है सल्तनतकालीन बिहार। पहला तुर्क शासन में था, दूसरा कर्नाट वंश का और तीसरा सल्तनत काल से। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन एवज को। निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो तुगन खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां रहे हैं, मुबारिज खां नहीं रहे हैं। किस काल में बिहार पर दिल्ली सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो ये तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये दरभंगा का नाम कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो ये थी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसे तुर्कों ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये तुगलक काल में पड़ा था। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का फारसी का अभिलेख से मिलता है, कहाँ से मिलता है? यह बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह के छत्र छाया में। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये तबकाते नासरी है। इसे किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी ने किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी, जो कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, हमने पढ़ा थ्योरी में। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन रहा? तो मलिक बयां और मजदूर मुल्क, यानी ऑप्शन सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की क्या विशेषता है? तो यह सलामी दीवारें हैं और लंबूतरा गुंबद है। लंबूतरा यानी शंकुआकार। तो आंसर सी। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मुखदुम यहिया का मजार है। अब आते हैं बिहार में अफगान राज्य, उसे और संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को।
बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। इसका नाम असली नाम था बहार खां नुहानी। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? इसका आंसर होगा जलाल खां को। अब आते हैं इसमें सूर्य साम्राज्य, जो कि शेरशाह सूरी से संबंधित है। इसका कार्यकाल है 1540 से 1545। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। इसका बचपन का मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेरशाह की उपाधि दी थी किसने? तो मोहम्मद नुहानी ने दी थी, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के थे जागीरदार। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो सूरजगढ़ का युद्ध। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसने चौसा का युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में, दोनों में ही पराजित किया था। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीख़ दाऊदी में। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कन्नौज के उपरांत। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में है। यह अष्टकोणीय मकबरा है, इंडो अफगानी शैली में, इंडो इस्लामिक शैली में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो बकायते मुस्ताकी में। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो इसने जब्ती प्रणाली शुरू की थी, रुपया का प्रचलन किया था और सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो आंसर डी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? इबादत खाना का निर्माण। बाकी देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड और किसानों को पट्टा देने एवं कबूलियत की प्रथा इसी ने शुरू की थी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी का भी मकबरा है वहाँ पे, हसन खां सूर का और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। तो ऑप्शन डी। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोटीय मकबरा है, सही है ये। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों सीढ़ियाँ, सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में, यह भी सही है, ऑप्शन डी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासन के समकालीन थे? तो ये थे शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह के, यानी ऑप्शन सी। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा किसका है? तो ये इस्लाम शाह का है। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? तो कुल 7 सरकारें थीं। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख हुआ था। अब आते हैं मुगलकालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1580 ईस्वी में दिया गया। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शाहजहां ने। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसिंह था। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो राजा मानसिंह ने पढ़ा है, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के समय में। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सी इमारत है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़ रुपये हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की या प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। इसके पहले कितनी थी? 7।
किस मुगल शासक ने शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो ये जहांगीर के समय संपन्न हुई थी। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये हैं गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव ने भी गया और बाकी क्षेत्रों की यात्रा की थी, तेग बहादुर ने भी की थी और अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ के गए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो आंसर सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो फर्रुखसियर में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रोहतास। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। और राजकुमार अजीम को किसने किया था? औरंगजेब ने। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? तो राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो कौन था? फर्रुखसियर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये था 1576 ईस्वी में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये 1733 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास से संबंधित उसके थियरी और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।